पिछली क्लास में हम देख रहे थे कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। संविधान का जो असली संघर्ष है वो क्या है। संविधान केवल गवर्नमेंट बनाने की किताब नहीं है। संविधान पावर और लिबर्टी के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है। देखते हैं संविधान पावर और लिबर्टी, हमारी स्वतंत्रता कहाँ तक हो और सरकार के अंदर पावर कैसी हो, क्या हो, इसको एक संतुलन बनाने की कोशिश जो है वो संविधान करता है। एक तरफ हमें मजबूत सरकार चाहिए। क्यों? क्योंकि बिना सरकार के कानून व्यवस्था नहीं चलेगी। लेकिन दूसरी तरफ हमें सरकार से अपनी स्वतंत्रता भी बचानी है। तो सवाल है कि सरकार को कितना शक्तिशाली बनाया जाए और नागरिकों को कितना स्वतंत्र छोड़ा जाए। यही कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी का एक बड़ा प्रश्न है। लिबर्टी बनाम सिक्योरिटी। कल्पना कीजिए, सरकार कहती है लिबर्टी वर्सेस सिक्योरिटी। कल्पना कीजिए कि सरकार कहती है कि हम आपकी स्वतंत्रता, आपकी सुरक्षा के लिए आपकी स्वतंत्रता थोड़ी कम कर देंगे। नागरिक कहता है लेकिन मेरी स्वतंत्रता ही तो मेरी पहचान है। अब बताइए किसकी बात सही है। आप सब लोग इस पर विचार कीजिए और फिर वीडियो को पॉज कीजिए और खुद में एक बार सोचिए। यहीं से कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ रोचक हो जाता है, क्योंकि संविधान में लगभग हर बड़ी समस्या के पीछे दो मूल्यों के बीच संघर्ष दिखाई देता है। किसका किसका? लिबर्टी वर्सेस सिक्योरिटी, इक्वलिटी वर्सेस फ्रीडम ऑफ चॉइस, इक्वालिटी वर्सेस फ्रीडम ऑफ चॉइस। फ्रीडम ऑफ चॉइस, इंडिविजुअल राइट्स वर्सेस सोशल राइट्स, इंडिविजुअल राइट वर्सेस सोशल इंटरेस्ट। सोशल मीडिया तो सभी चलाते ही हैं, तो सोशल इंटरेस्ट, मेजॉरिटी बिल वर्सेस माइनॉरिटी राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स। स्टेट पावर वर्सेस इंडिविजुअल लिबर्टी, स्टेट पावर
वर्सेस इंडिविजुअल लिबर्टी। और कॉन्स्टिट्यूशन इन संघर्षों के बीच संतुलन खोजने का प्रयास करता है। अब प्रश्न उठता है कि क्या भारत ने कोई बिल्कुल नया विचार पैदा किया है? नहीं। भारतीय संविधान ने दुनिया के अनेक संवैधानिक अनुभवों से सीखा है, लेकिन केवल नकल नहीं की है। भारत ने अलग अलग संवैधानिक विचारों को भारतीय परिस्थिति के अनुसार ढाला, क्योंकि भारत का समाज बहुत जटिल था। जाति की समस्या थी, गरीबी थी, अशिक्षा थी, धार्मिक विविधता थी, भाषाई विविधता थी, सामाजिक असमानता थी, विभाजन का दर्द था, और इन सब के बीच एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना था। इसलिए भारतीय संविधान का सपना केवल यह नहीं था कि अंग्रेज चले जाएं, या यह उससे बहुत बड़ा सपना था। सवाल था, अंग्रेज चले जाने के बाद भारत कैसा होगा? भारत कैसा होगा? इसको सबको आप अगर चाहें तो नोट कर सकते हैं अपने नोट्स में। ये चीज़ स्क्रीनशॉट लेकर आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं भी बिगाड़ दे रहा हूँ। असली जो बात थी वो अंग्रेज़ों के जाने की बात नहीं थी। असली जो लोगों के सामने समस्या थी कि भारत कैसा होगा, तो भारत कैसा होगा? क्या सत्ता केवल शासक बदलने का नाम होगी, या समाज भी बदलेगा? क्या केवल राजनीतिक स्वतंत्रता मिलेगी, या सामाजिक और आर्थिक न्याय भी मिलेगा? यहीं से पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और सोशल डेमोक्रेसी का प्रश्न आता है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और सोशल डेमोक्रेसी का प्रश्न आता है। यहाँ पर लिख लीजिए। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी और सोशल डेमोक्रेसी, इसका प्रश्न आता है। अब मैं जो ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी देश में हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, लेकिन कुछ लोग जन्म के कारण दूसरे लोगों को नीचा समझे जाते हैं, जन्म के कारण दूसरे लोगों से नीचा समझे जाते हैं, तो क्या यह समाज वास्तव में लोकतांत्रिक है? इस पर जरा विचार कीजिए। यही कारण है कि भारतीय संविधान ने केवल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी पर भरोसा नहीं किया, उसने इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी की बात की। क्योंकि लोकतंत्र केवल मतदान केंद्र तक सीमित नहीं है, लोकतंत्र समाज के व्यवहार में भी दिखाई देना चाहिए। फ्रेटर्निटी, इस वर्ड पर आप देखिए। भाईचारा, इस एक शब्द पर विशेष ध्यान दीजिए, फ्रेटर्निटी, बंधुता। अक्सर हम इसे पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं,
लेकिन यह बहुत गहरा विचार है। मुझको मुझसे अलग सोचने का अधिकार, आपको मुझसे अलग सोचने का अधिकार है। आपका धर्म अलग हो सकता है, आपकी भाषा अलग हो सकती है, आपकी जाति अलग हो सकती है, लेकिन आपकी जाति अलग हो सकती है, आपकी राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन क्या हम एक दूसरे की गरिमा का स्वीकार करते हैं? यही फ्रेटर्निटी है, और शायद यही लोकतंत्र की सबसे कठिन परीक्षा भी है। अब वापस चलते हैं 22 जनवरी 1947। अब अपनी कल्पना फिर से आप 1947। 22 जनवरी 1947। देश अभी स्वतंत्र नहीं है, लेकिन प्रतिनिधि बैठे हैं। वे केवल आज की समस्या नहीं देख रहे हैं, वे आने वाली पीढ़ियों को देख रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि आज़ादी के बाद भारत में सत्ता किसके पास होगी, जनता के अधिकार क्या होंगे, राज्य की सीमाएं क्या होंगी, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा कैसे होगी, न्याय कैसे मिलेगा, समानता कैसे आएगी, और भारत दुनिया में किस प्रकार का राष्ट्र हो बनेगा। यही है कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी। अब मैं चाहूँगा कि आप इस पूरी क्लास को एक वाक्य में याद रखें। कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मेयरली ए डॉक्यूमेंट ऑफ गवर्नमेंट। इसको आप नोट कर लीजिए, कहीं भी आप ऐसे में निबंध में इसको यूज़ कर सकते हैं और लोगों को समझाने में भी ये काम आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट merely a document of government of government. Constitution is vision of society. हिंदी में कहें तो संविधान केवल शासन चलाने की व्यवस्था नहीं है, यह एक बेहतर समाज की कल्पना है। ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन से प्रियम्बल तक। अब एक यात्रा देखिए, इसको मैं बिगाड़ देता हूँ। तेरह दिसंबर 1946, पहला पड़ाव। दूसरा, यहां पर ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन
रिजोल्यूशन आया। इसको 22 जनवरी 1947 को सभा ने एक्सेप्ट कर लिया। सभा ने एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद संविधान बनाने की जो एक प्रोसेस थी वो शुरू हुई। संविधान बनाने की प्रोसेस शुरू हुई। 26 नवंबर 1949 को ये संविधान बनकर तैयार हो गया। और 26 जनवरी 1950 को ये स्वीकार कर लिया गया। देश को समर्पित कर दिया गया। इसीलिए हम लोग इसको गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इनटू फोर्स, और अंततः हमारे सामने आता है प्रियम्बल। प्रियम्बल का आप जानते ही हैं, जो संविधान की प्रस्तावना है वो एक तरह से मूल है। इसलिए अगली बार जब आप प्रियम्बल पढ़ें तो उसे केवल परीक्षा के लिए याद मत करिए, उसके पीछे छिपी यात्रा को याद कीजिए। अब मैं आपकी परीक्षा नहीं ले रहा हूं, मैं आपको सोचने के लिए एक सवाल दे रहा हूं। अगर संविधान में लिखा है, क्या लिखा है? जस्टिस, लिबर्टी, ये वर्ड जो है वो आपको एकदम रट जाने चाहिए, हमेशा हर जगह काम आने वाले हैं। इक्वालिटी, एंड फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी। तो क्या संविधान लिख देने मात्र से ये चीज़ें समाज में आ जाती हैं? नहीं। संविधान रास्ता दिखाता है, संस्थाएं उसे लागू करती हैं, न्यायपालिका उसकी व्याख्या करती है, और सरकारें उसे लागू करती हैं, और नागरिक उसके मूल्यों को जीवित रखते हैं। इसलिए संविधान केवल सुप्रीम कोर्ट की किताब में नहीं है, संविधान हमारे व्यवहार में भी होना चाहिए। तो अगली बार जब आप संविधान की किताब खोलें तो केवल आर्टिकल्स मत देखिए, उनके पीछे छिपे सवाल को देखिए। जब आर्टिकल 14 पढ़ें तो पूछिए इक्वालिटी क्यों। जब आर्टिकल 19 पढ़ें तो पूछिए फ्रीडम क्यों। जब आर्टिकल 21 पढ़ें तो पूछिए लाइफ और लिबर्टी की इतनी रक्षा क्यों। जब प्रियम्बल पढ़ें तो पूछिए कि इन आदर्शों को संविधान के आरंभ में क्यों रखा गया। और जब आप वी द पीपल ऑफ इंडिया पढ़ें तो एक पल रुककर सोचिए कि इस देश की असली सत्ता आखिर किसके पास है। शायद यही वह क्षण है जब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक विषय नहीं रहता, वह लोकतंत्र को समझने का तरीका बन जाता है। और यहीं से हमारी अगली यात्रा शुरू होगी, प्रियम्बल की एक एक पंक्ति के भीतर। बहुत बहुत धन्यवाद।